जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपा की है मेवाड़ को इतिहास पढ़ रहा था और मेवाड़ को इतिहास आपा रावल जेतर सिंह तक कंप्लीट कर लियो था। यानी कि रावल जेतर सिंह के समय इल्तुतमिश ने नागदा के ऊपर आक्रमण किया था, नागदा को तहस नहस कर दिया था। वह के बाद में रावल जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी रावल जेतर सिंह के बारे में कहा है कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल है तो वो रावल जेतर सिंह के काल है। ठीक है, तो आगे जो शासक पढ़ांगा आप वो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह को शासनकाल है वो 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक है। रावल रतन सिंह, रावल शाखा का अंतिम शासक यही है, रावल रतन सिंह, जिनको शासनकाल है 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक। रावल रतन सिंह की बस दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो अण समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पहलो साको है। आक्रमण कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अगर राजपुताने के अंदर शुरुआत का 4 शाखा आपा देखा तो चारों शाखा अलाउद्दीन खिलजी का कारण ही है। पहलो जो अपना साको हो तो 1301 ईस्वी में वो अपने मीरदेव चौहान, तब भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में यहां पर भी आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी। 1308, 1311 सिवाना जालोराला जो आप पढ़ चुके हम। चलो तो भाई रावल रतन सिंह के समय करेगा अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण। आक्रमण का कारण यानी कि कोई भी दुर्ग के ऊपर अगर आप आक्रमण करा तो आक्रमण को कारण तो होगा या तो है ही को नहीं, कभी मुंह उठा के चाल पड़ेंगे और कहीं ऊपर आक्रमण कर देंगे। सबसे पहले अगर कोई ताने कारण पूछ लेना है, अगर ताने नहीं आन तो होने भाई का कोई भी युद्ध के बारे में कारण पूछ लेना का भाई का एक ऊपर आक्रमण क्यों करो तो सबसे बढ़िया बात है कि आप एक कारण सबसे पहले लिख दियो कि साम्राज्यवादी नीति। अगर जी आरएस मेंस के पूछ लेना भाई आक्रमण क्यों करो थो, आक्रमण को के कारण थो, यानी कि साम्राज्यवादी नीति। अब की है कि हर राजा चाहे है कि मैं मेरे राज्य की सीमा को विस्तार करूं। तो यही बात अलाउद्दीन खिलजी चाहतो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो खुद ही बोलतो कि मैं तो मतलब दूसरों सिकंदर हूं। यानी कि सिकंदर ने जैसे पूरा विश्व जीता था वैसे ही मैं भी पूरे भारत के ऊपर अधिकार करूंगा, ये कथन थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो यानी कि साम्राज्यवादी नीति। अब अगर कोई दिल्ली की सत्ता के ऊपर बैठेगा, यानी कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर जो कोई अधिकार करेगा, उसके मन में रहेगी कि यार कि मैं मेरी सीमा का बढ़ाऊं, मैं मेरी सीमा का विस्तार करूं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि साम्राज्यवादी नीति। कोई भी पूछा सबसे पहले कारण लिख दियो। दूसरा कारण सामरिक महत्व है। सर ये सामरिक महत्व क्या है वो भी चलो समझावांगा ताने। सामरिक महत्व की है सबसे पहले मैं बना लियो अपने प्यारो सो राजस्थान को नक्शो। ठीक है, सपोज करना, मान लेना ये है राजस्थान का नक्शा। सपोज कर लेना, मानना में के लगा है, मान तो उसका आपा ये है दिल्ली और इस दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार है? अलाउद्दीन खिलजी का। यहां पे है अपने मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग और ये है अपने गुजरात, ये है अपने गुजरात और ये है मालवा। सामरिक महत्व यानी कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत। दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, उसको ये बात पता थी कि अगर अपने को गुजरात और मालवा के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है ना तो अपने को चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतना पड़ेगा। क्यों जीतना पड़ेगा? अगर आप दिल्ली से गुजरात आओगे, अगर आप दिल्ली से गुजरात आओगे तो रास्ता तो यही है भाई, अगर आप दिल्ली से गुजरात आओगे तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग से होके आना पड़ेगा। अगर आप मालवा जाओगे तो भी रास्ता यही है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार कि मैं क्यों ना मेरो आदमी आठे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर बिठा दूं। अगर मेरो आदमी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर बैठ जाओगे तो बह के बाद में गुजरात और मालवा के ऊपर आराम से मैं कंट्रोल कर सकूं। यानी कि दोनों के बीच में बराबर दूरी है भाई, यहां से गुजरात के ऊपर भी कंट्रोल कर लूंगा और मालवा के ऊपर भी मैं नियंत्रण कर लूंगा। कोई मेरो सेनापति हो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बैठ जाए या कोई मेरो बेटो है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर बैठ जाए तो मैं गुजरात और मालवा ने कंट्रोल कर सकूं। मालवा यानी कि जो अपने राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लागे जो क्षेत्र है वो है मालवा। यानी कि मालवा है जो इलाको हरियो भरियो है, जिया अपने के नीमच है, मंदसौर है, ये जो इलाको है ना मध्य प्रदेश को जो राजस्थान की सीमा के साथ में टच करे, नीमच यानी कि भीलवाड़ा की सीमा ने टच करे, तो ये जो इलाको है वो है मालवा। यो इलाको है हरियो भरियो यानी कि आठे खूब बढ़िया पानी लागे और जो इलाको हरियो भरियो को बढ़िया फसल होगी
फसल होगी तो बड़ा बढ़िया धन पीसा होगा, और जड़ा धन पीसा होगा तो की है का राजा कन बढ़िया पीसा होगा तो बढ़िया सेना खरीद सकेगो, बढ़िया सेना खरीदेगो तो बढ़िया युद्ध करेगो, ठीक है, हर चीज की पूर्ति होगी। तो यह बात खातर अलाउद्दीन खिलजी सोचता कि मैं गुजरात और मालवा के ऊपर कंट्रोल करूं तो मैं सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने जीत लूं, यानी कि सामरिक महत्व आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। तो सबसे पहले 2 नंबर कारण है कि सामरिक महत्व है, यह बात खातर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। 3 नंबर कारण है जैन आजकल आप सारा महत्व देने लग गया रानी पद्मिनी। देखो अगर इतिहासकारों की बात कराने तो उन्होंने रानी पद्मिनी के कारण को इतना बड़ा नहीं माना है जितना इन दोनों कारणों को माना है। साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी के कथन थे कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मैं पूरे भारत को जीतूंगा, तो साम्राज्यवादी नीति तो है कारण करने का बिल्कुल सा साफ कारण है। दूसरा सामरिक महत्व है, सामरिक महत्व मैं ताने बता दी राजस्थान के मैप के हिसाब से कि क्यों चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने जीतना जरूरी था। तीसरा कारण है रानी पद्मिनी, आप इतना बड़ा चढ़ा के बता दियो रानी पद्मिनी को कारण। अब की है कि अगर आप पढ़ा ने तो भी अपन यही लगा कि यार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करो तो वह को कारण सिर्फ और सिर्फ पद्मिनी थो, यानी कि पद्मिनी की वजह से ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण करो। लेकिन सोच के देखो यार, कोई रानी की वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर सकेगी, लेकिन आप फिल्म भी बन गई, पद्मावत फिल्म बन गई। अब की है फिल्म के अंदर आप ज्यादा देख लिया तो फिर आप सोचा कि बिल्कुल रानी पद्मिनी के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। और हकीकत में आजकल विद्यार्थी सुनना भी यही पसंद करें, हकीकत मतलब सच्चाई उन्हें अगर पता होगा ना तो बिना ना सबसे बड़ा कारण था रानी पद्मिनी, ठीक है, क्योंकि आप यही सोचा और अपन इतना ही पढ़ाया जाओ, आप भी यही सोचा, फिल्म के अंदर भी आप यही देखी है। लेकिन ज्यादा बड़ा कारण था ये सामरिक महत्व और साम्राज्यवादी नीति। 3 नंबर पर कारण था रानी पद्मिनी। लेकिन एग्जामिनर तो खुद सवाल भी मतलब रानी पद्मिनी से उठाने लगे, ये भी पूछ लिया रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी, इसके पिता का नाम क्या था, सारा याद करना पड़ेगा, ये 2 कारण तो पूछे को नहीं। चलो तो भाई जय प्रकार अगलो एग्जामिनर सवाल पूछेगो वह हिसाब से आप याद कराना, ठीक है। तो रानी पद्मिनी थी सिंहल द्वीप की राजकुमारी। सर ये सिंहल द्वीप कहां है? वर्तमान में जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है ना, पहले अनसील द्वीप कहता, यानी कि यो छोटो सो श्रीलंका देख लो भाई। अगर ते दुकान के ऊपर जाके राजस्थान को नक्शो ले आओगा ने, राजस्थान को नहीं सॉरी भारत को अगर नक्शो ले आओगा ने तो भारत का नक्शा के साथ में फ्री मिला है, कहेंगे वो नक्शो मिला है श्रीलंका को नक्शो, भारत का नक्शा के साथ में फ्री मिलेगा श्रीलंका को नक्शो, तो आराम से बैठ के भर सकोगे, ठीक है, कोई पैसा कौन लगे श्रीलंका के नक्शा पर, ठीक है। तो कहते हैं कि इस सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंहल द्वीप, और रानी पद्मिनी यहाँ की राजकुमारी थी। इसका पिता था गंधर्व सिंह, ठीक है भाई, और माता थी चंपावती। पिता था गंधर्व सिंह, माता थी चंपावती। वो आड़ा श्रीलंका एकदम दक्षिण की साइड में, यो चित्तौड़गढ़। तो रावल रतन सिंह ने क्या जरूरत पड़ेगी श्रीलंका जाने की, इतनी लंबी बरात ले जाने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसी भी एक कहानी है। अब जो कहानी है ना ये पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। किस ग्रंथ में मिलती है? पद्मावत ग्रंथ में, पद्मावत ग्रंथ में। और पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। कब लिखा था? 1540 ईस्वी के अंदर, यानी कि लगभग 240 साल बाद में लिखा। कब? 1303 ईस्वी की घटना है, और वह के बाद 1540 ईस्वी के अंदर यह कहानी मिलेगी सारी की सारी रानी पद्मिनी, जो मैं अभी ताना सुनाऊंगा। और कहानी मिला 1540 ईस्वी के अंदर, मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था पद्मावत, वह के अंदर इतनी बड़ी कहानी मिले। अब सोच की देखो यार कि 240 साल बाद में कोई अगर आदमी बात लिखेगा तो वह सही हो सके कि 240 साल बाद में, आज अगर 2022 चल रही है, अगर भाई का मैं कहती हूँ 240 साल बाद में कोई आदमी लिखेगो कि 2022 में क्यों हो, तो कितनों सच लिख पाओगे ते बताओ, ठीक है। चलो फिर भी आप पढ़ाना, उसका भी सच हो झूठ हो, अपन क्या करूँ, अपन जो किताबा के अंदर है वो पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। ये पद्मावत ग्रंथ लिखा था 1540 ईस्वी के अंदर, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, शेरशाह सूरी के समय लिखा था। इस ग्रंथ में क्या कहा गया है कि रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, पिता था गंधर्व सेन, माता थी चंपावती, और इसके पास में था एक हीरामन नाम का तोता। किसके पास में था? हीरामन नाम का तोता था। किसके पास में था? रानी पद्मिनी के पास में। एक बार ये हीरामन तोता श्रीलंका से उड़ता उड़ता कहां पर आ गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ गया। यानी कि हीरामन तोता ये एकदम मतलब इंसान की हुबहू बोली बोला है, यानी कि जी हाँ मैं बोल रही हूं पता ही बोले हीरामन तोता, और क्या हाल है, ठीक है ना, बढ़िया है ना, सेम अतरा की लैंग्वेज बोला है हीरामन तोता।
ठीक है, तो ये एक बार हीरामन तोता सिंहल द्वीप से उड़ के आ गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल रतन सिंह के पास में। अब रावल रतन सिंह के पास में थोड़ा दिन रहन तो, लेकिन मन को लाग तो रावल रतन सिंह हीरामन तोता की खूब बढ़िया सेवा करतो, टमाटर भी खिलान तो, हरी मिर्च भी लेगी देन तो, लेकिन फिर भी हीरामन तोता को मन को लाग्यो। तब रावल रतन सिंह बोलोगे यार की बात हुई क्या, मैं तो तेरी घनी बढ़िया सेवा कर रहा हूँ, फिर तो मन क्यों को लाग रही हो। बोले यार तेरा हाथ में वह मजाक होनी का जो अपने पद्मिनी का हाथ में आ। बोले की आ गए। बोले यार वाह सील देव की राजकुमारी इतनी सुंदर है, वाह जिद आपके हाथ से मैंने टमाटर मिर्च खुआती, वह की बात ही अलग थी। तो यो हीरामन तोता सारे दिन आपके मतलब रानी पद्मिनी की मतलब बड़ाई करते रहे। तो रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है कि बहन तो तू लिया कि तू शादी कर लेगा पाएंगे साथ में, इसी सी बातें बता तो हीरामन तोता। रावल रतन सिंह बोलोगे यार इतनी बढ़िया बातें बता रही है तो क्यों ना एक बार सील द्वीप चाला। तो वह खातर रावल रतन सिंह आ जावा सीहल द्वीप। सीहल द्वीप आवा श्रीलंका कमाई ने कई दिन तो भाई घूमतो रहे जोगी को भेष बना की, ठीक है, यानी कि जोगी को भेष बना की घूमतो रहे। वह के बाद में सीधो जावा गंधर्व सेन कर। बोले आई एम किंग ऑफ मेवाड़, मैं मेवाड़ का राजा हूं। इंग्लिश आवेगी मैंने आई एम किंग ऑफ मेवाड़ अतर ही है कि देखो इंग्लिश आवेगा नहीं, मैं सीधो अब बोल गयो निकल गई, मेरे गलतियों निकल गई मुंह से, ठीक है ना। तो मैं मेवाड़ को राजा हूं रतन सिंह, आई एम किंग ऑफ मेवाड़, माय नेम इज रावल रतन सिंह, ठीक है। तो मैं आपकी बेटी के साथ में शादी कराना चाहूं। अब ए बात मतलब मेवाड़ इतनी बड़ी रियासत, श्रीलंका कितना छोटो सो। अब गंधर्व सेन की हिम्मत थोड़ी का मना कर देगा, ना के गंधर्व सेन तो बहुत खुश है, बोले ठीक है क्या मेरी बेटी की शादी में आपके साथ में कर दूंगा। पहले तो सोचो भाई मैं जोगी को भेष बनाऊं और थोड़ा मतलब इम्प्रेस मतलब करूं, इम्प्रेशन झाड़ू थोड़ो, लेकिन बात मणी को नहीं क्योंकि अपने रानी पद्मिनी बाहर निकलती को नहीं। और फिर थोड़े दिन तो घूमते रहे, नहीं मिली जीत सीधी आगे पिता ने जागी बोलोगे मैं राजा हूं कर मैं शादी करना चाहूंगा। फिर वह के बाद में कहते हैं शादी करके लिया हुआ है, कठे लिया हुआ रानी पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर लिया हुआ है, यानी कुल मिला के रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह की शादी हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ा रानी पद्मिनी और रतन सिंह की हो गई भाई शादी। ठीक है भाई, अब की है कि जो शादी हुई ना तो भैया आपने आज भी की है कि शादी के बाद में किए भोज को आयोजन करावा, यानी कि बहुत ही बड़ो मतलब खाने को आयोजन करो गयो, बड़ा बड़ा राजा महाराजा पधार्या, जनता ने खूब सारो धन दियो गयो। तो यानी कि रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह दोनों आपके हाथ से प्रजा ने धन दे रहा था, यानी कि बढ़िया उपकार कर रहा था कि भाई का जनता मन आशीर्वाद देवे कि हमारो जीवन है वो ग्रस्त जीवन है, बहुत ही सुखमय हुआ है। तो वह खातर आशीर्वाद दे रहा था रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी दोनों आपका हाथ से मतलब दान पुण्य कर रहा था। लेकिन एक रावल रतन सिंह के दरबार में था राघव चेतन, इसका एक दरबारी मंत्री था भाई, दरबार में कौन था राघव चेतन। अब जैसे राघव चेतन ने रानी पद्मिनी को देखा भाई साहब भट्टी मूर्छित हो गया, यानी कि एकदम होश ही खो दिया, होश ही को नहीं रहे हो, भट्टे राघव चेतन मूर्छित हो गया। वह के बाद में तांत्रिक हो थोड़ो बहुत तो जागी मतलब जो करण लाग्यो, जागी घर पूजा पाठ करने लाग्यो। वह अपने बसांग में कुंडली खड़ा हो गया खोया हुआ प्यार पाए, ठीक है, 24 घंटे में प्यार आपके कदमों में, ठीक है, बिछड़ा हुआ जीवन साथी मिले। तो कई बार ये मंत्र मंत्र मारने लगे जाके, लेकिन घर जाके पूजा पाठ करने लगे कि रानी पद्मिनी मेरी हो जाए। आ बात पता चली रावल रतन सिंह ने और आ राघव चेतन ने दरबार से निकाल दिया। यो राघव चेतन जावा है सीधो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास में। कहां जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में, ठीक है, यानी कि दरबार में रावल रतन सिंह के दरबार में था राघव चेतन। इसने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यानी कि थोड़ा मंत्र मंत्र करतो, बेगम मंत्र झाड़ फूक करतो कि बस का खोया प्यार पाए, प्रेमी से मिले, प्रेमिका से मिले, जो अपने बसंग में कौन देखा करेंगे पोस्टर लागेड़ा हुआ है। तो पता नहीं वो भी राघव चेतन विषय काम करतो, तो वो मंत्र मंत्र बोलने लगे और आ बात रावल रतन सिंह ने पतो चली, राघव चेतन ने दरबार से निकाल दियो और राघव चेतन सीधो आ गयो अलाउद्दीन खिलजी का पास में। अलाउद्दीन खिलजी ने आगे कहा और भाई खिलजी क्या हाल चाल है, खिलजी का घणो ही बढ़िया होगा, मैं तो दूसरो सिकंदर हूँ, क्या मेरे तो घना एकदम ठाठ बाट है यार के दिल्ली को राजा और क्या चाहिए, क्या बोले तेरा किसा ठाठ बाट है, क्या इन मजा ले रहे हो क्या पत्र वो रावल रतन सिंह मजा ले रहे हो क्या। बोले कितना का, बोलो इतनी सुनी राजकुमारी लाए है पद्मिनी का भाई का अगर पानी भी पीवन है तो भी मतलब कंठा मायने का दिखाएगा। अलाउद्दीन खिलजी बोले रहने देगा किसी, बोले मेरा सिर धड़ अलग कर दिएगा अगर मैं बात भी झूठी कहूं तो, यानी कि अगर मैं कोई बात भी झूठी कहूं तो मेरा सिर धड़ से अलग कर दिएगा।
फिर अलाउद्दीन खिलजी सोचना तो मजबूर हो गए यार कि जय इंसान ने खुद की जान की परवाह को नहीं, वो या कह रही है कि मतलब इतनी सुंदर राजकुमारी। तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया। कहानी अपने को याद नहीं रखनी है क्या कहानी थी, बस थोड़ा सा ध्यान रखो तो ये रामन तोता थो और यो मतलब आके रावल रतन सिंह के पास में आ जाओ, रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के साथ में शादी कर लेगा। फिर आ जाओ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर 8 माह तक घेराबंदी रखे, 8 महीना तक। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी ने पाने खातर 8 महीना तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी करके बैठ जावे। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतना बड़ो है, जगह मैंने खेती भी हुआ है, राजस्थान को सबसे बड़ो लिविंग फोर्ट है, जगह 7 दरवाजा है। अब मतलब 8 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इतनी खेती हुआ है, आराम से खूब अनाज पानी की कोई कमी को नहीं। ते आज ही मैं दिखा लूंगा तन चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेरे से 50 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, ज्यादा दूरी के ऊपर को नहीं। यहाँ पर तो रोज चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाके देखा हुआ, ठीक है, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है अपने थाने से, तो कभी भी आओ मैं दिखा लूंगा ताने। तो यानी कि 8 महीने तक घेराबंदी रखा है, कोई सफलता कौन मिली अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यार ज्यादा समय तक की है कि अगर दिल्ली को राजा ज्यादा समय तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर को नहीं रह सका, भैया उसको क्या है दिल्ली के ऊपर भी ध्यान रखना थो भैया। अगर ज्यादा महीना तक अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर सारा दिन एक ऊपर बैठे रहोगे तो दूसरों मतलब दिल्ली को और जीते ले जाओगे जी दिन, फिर क्या आता होगा। फिर लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी हार मान की गयो कि यार रावल रतन सिंह एक काम करके है, देख मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो कौन नहीं जीत पा रहे हो, लेकिन तो एक बार पद्मिनी ने दिखा देगा। यानी कि जो राघव चेतन बात कही ना, इतनी सुंदर है कि पानी पीवा जित कंठा का महीने पानी दिखाएगा, इतनी सुंदर है तुमने एक बार बस पद्मिनी दिखा दे, बैंक बाद में अपना आप चले जाऊंगा। फिर रावल रतन सिंह सोचा कि चलो यार के पीछे छूटे को एक बार पद्मिनी तो दिखानी है, लेकिन रावल रतन सिंह शर्त रखा है कि मैं सिर्फ दर्पण का मायने दिखाऊंगा, फेस टू फेस कौन दिखाऊं। बेरोगा ने तेरी कितनी बुरी नजर है, तू पद्मिनी के ऊपर अगर नजर लगा दे तो वो अपने ट्रक वाला पीछे कौन लिखे रखा करे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो भाई साहब बेरोगा ने तेरी कितनी बुरी नजर है कि मेरी पद्मिनी के ऊपर अगर बुरी नजर पड़ जाएगी तो बोलोगे ठीक है। कई इतिहासकार तो कहेंगे दर्पण में देखने की बात कही थी, कई बोला जल का प्रतिबिंब में दिखा दिएगा। बोलो ठीक है, कुल मिला के बोला चलो दर्पण का मैंने दिखा दूंगा, लेकिन फेस टू फेस कौन दिखाऊंगा। फिर बैक के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने लाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महीने और दर्पण का महीने रानी पद्मिनी का दर्शन कराया। जी भाई साहब रानी पद्मिनी ने देखी, बैंक के बाद में एकदम वो भी एक बार मूर्छित हो गयो। बैंक बाद होश आयो तो होश आयो जी एकदम बस चारों ओर 12 बोलो कि यार के बात होगी एकदम मतलब होश ही खो दिया, मूर्छित हो गया। बैंक बाद में अलाउद्दीन खिलजी जी थोड़ा सा होश आयो, फिर कह रहे यार अब तो किम्मी हो जाओगे, अब तो पद्मिनी ने पाकी रहूंगा क्या। यानी कि सोच लिया अलाउद्दीन खिलजी ने अब तो चाहे कुछ भी हो जाएगा। जैसे ही मतलब इसने दर्शन किया ना दर्पण का महीने, और यार दर्पण का महीने कोई मतलब इतनी सुंदर है, अगर मतलब रावल रतन सिंह दिन केक रहेगा तो मेरे का ना होगी। तो मतलब यह बात सोच की अलाउद्दीन खिलजी ने सोची कि अब तो मतलब मैं रानी पद्मिनी को जीत के ही रहूंगा। तब आपने के अंदर की है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जब वापस छोड़ने के लिए आ रहे थे ना गेट के ऊपर, क्योंकि आपने की है कि परंपरा है अपनी भाई का कोई भी अपने घर मेहमान आ जाओ ने अपने घर अगर कोई मेहमान आवे तो बहन आप हमेशा गेट तक छोड़ने न जाओ, ठीक है। तो जैसे ही रावल रतन सिंह दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए ना तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको धक्का मार दिया। धक्का मारते ही 12 कहीं सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, और अलाउद्दीन खिलजी की 12 सेना थी, और रावल रतन सिंह ने पकड़ के ले गया दिल्ली, ठीक है। यानी कि अपनी परंपरा है कभी कोई भी अगर अपने घर आओगे तो आप गेट तक छोड़ने न जाओ ही जावांगा। तो पता नहीं अपने रावल रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी ने वापस छोड़ने गया था। जो ही थोड़ा गेट को ऊपर आया अलाउद्दीन खिलजी ने धक्को मार दियो 12, और 12 कहीं की सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की। रावल रतन सिंह को यहाँ से पकड़ा और सीधा लेके चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि रानी पद्मिनी को लाके दे और रावल रतन सिंह को ले जाओ, यानी एक हाथ दे दूसरा हाथ ले, कब भाई का रानी पद्मिनी को ला दो और रावल रतन सिंह को लेके चले जाओ। यो संदेशो भिजावा है अलाउद्दीन खिलजी किसके पास में, रानी पद्मिनी के पास में। जब ये संदेश आ जाता है चित्तौड़गढ़ वालों के पास में, तब रानी पद्मिनी कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी क्या, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरे साथ में 1600 दासी और आवेंगी। कितनी दासी आवेंगी? 1600 दासी और आवेंगी, ठीक है। रानी पद्मिनी बोली चलो ठीक है क्या अलाउद्दीन खिलजी मैंने तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे साथ में कितनी दासी आवेंगी? 1600 दासी और आएंगी साथ में। अलाउद्दीन खिलजी और ही खुश, बोले खुद तो आने लगी है साथ में 1600 दासी और आने लग भैया, खुद आने लग रही है और 1600 दासी और ले आ रही है। तब अलाउद्दीन खिलजी बोले ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, का ले आओ क्या। तब इन्होंने क्या किया 1600 पालिकी बनाई, ठीक है। पालिकियों के अंदर बैठाई सैनिक
सैनिकों को दे दी बढ़िया बढ़िया तलवार, ठीक है, 1600 पाली की बनाई। और ये सारी जो योजना बनाई गई थी, ये बनाई गई थी गोरा और बादल द्वारा। गोरा बादल कौन थे? गोरा तो था इस रानी पद्मिनी का भाई और बादल था चाचा। आपस में क्यों गया? चाचा भतीजा हो गया ये दोनों आपस में, तो चाचा भतीजा हो गया। और रानी पद्मिनी का गोरा तो लगता था भाई, रानी पद्मिनी का गोरा तो लगता था भाई और बादल लगता था चाचा। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, रानी पद्मिनी के साथ में क्या संबंध हो गोरा बादल को, ठीक है ना। यानी कि तभी को मेवाड़ के इतिहास से एक एक प्रश्न उठाए हुए, तो ध्यान रखना। गोरा तो था भाई, रानी पद्मिनी का गोरा तो था भाई और बादल था चाचा। आपस में क्यों हो गया? दोनों चाचा भतीजा हो गया। तो अण गोरा बादल ने योजना बनाएगा, आप 1600 पाली की तैयार करांगा। बन के अंदर आप दासी को नहीं बिठावा, आप बिठावा एक एक सैनिक जन ने तलवार दे देंगे। वह के बाद में जावा है दिल्ली जावा है, अलाउद्दीन खिलजी के पास में संदेश भी जावा है। रानी पद्मिनी का भाई मैं बैंक बाद में तो मतलब हमेशा खातर तेरी हो जाऊंगी, लेकिन एक बार मैंने राव रतन सिंह के साथ में मिलन दो। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि चलो यार एक दिन और सही है, इतना दिन मैं इंतजार करियो है तो कोई बात को नहीं, एक दिन और मिल लेने देगा। तो बैंक के बाद में रानी पद्मिनी राव रतन सिंह के पास में जावा है, सारी योजना बतावा है। कभी का आपने छुड़ाने खातर 1600 पाल के लिए आने के अंदर सैनिक है और बठे मतलब जड़बंदी बना रखे। तो राव रतन सिंह ने बठे 1600 सैनिक बाहर निकला है और मतलब आक्रमण करके राव रतन सिंह ने छुड़ा के लिया है। और रावल रतन सिंह को छुड़ा के यहां से वापिस आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और वापिस हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गेट बंद, ठीक है। यानी कि जाते हैं 1600 सैनिक जाते हैं, गोरा बादल जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में मिलने के लिए बहाना बनाते हैं, भाई एक बार और मिलने दो रावल रतन सिंह के साथ में। अब रावल रतन सिंह को अलग जगह बंदी बना के रखा था, तो बठे आक्रमण करे, थोड़ा मोटा सैनिक का बंद मार दे है और छुड़ा की वापिस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गेट बंद है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ो गुस्सा आयो, यानी कि शेर का माइनस से मांस निकाल लिया, यानी कि एकदम मतलब इसके घर में घुस के इसको मतलब हरा के और वह के बाद में रावल रतन सिंह ने छुड़ा कि वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चला गया। अब एकदम खूंखार हो कि रावल रतन इस अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 26 अगस्त को, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, तारीख याद रखना भाई। वापस आक्रमण किया और बड़ी आक्रमण हो गया। के बाद में रावल रतन सिंह ने किया था केसरिया, यानी कि इसने तो किया था केसरिया, और इसकी रानी पद्मिनी ने किया था जौहर। पद्मिनी नहीं लिखा क्या मैंने? रावल पद्मिनी लिखी होने की कटा है, मिटा दियो मत। पद्मिनी ने किया था जौहर। यानी कि 26 अगस्त 1303 ईस्वी को वापस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। तब रावल रतन सिंह ने केसरिया पहना और रानी पद्मिनी ने जोर किया, और वह के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पहलो साको संपन्न हुआ। कब हुआ? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। वह के बाद में जो ही अलाउद्दीन खिलजी गेट खोल के अंदर जावा है, कुछ ही को नहीं मिलियो, यानी कि राख ही राख, जोर हो गयो, कुछ वह हाथ ही को नहीं आयो। यानी कि कहते हैं 1600 रानियों ने भी इसके साथ में जोहर किया था, कुछ भी हाथ को नहीं। वह के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बड़ो गुस्सो में हो और इसने आदेश दिया कि जितना भी राजपूत है एकदम जिंदा काट दो गाड़ने के। कहते हैं कि 30,000 राजपूतों को उसमें जिंदा काट दिया गया था, कत्लेआम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मतलब इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, कत्लेआम का आदेश दिया था। क्यों दिया था? मतलब इसके कुछ हाथ ही नहीं आया था। जब इसने दरवाजा खोला तो राख ही राख, कुछ भी हाथ नहीं आया इसके। तब इसने कहा कि जितने भी राजपूत हैं इनको मतलब काट दोगे, जितने भी हिंदू हैं। तब 30,000 मतलब जो सैनिक थे, राजपूत परिवार थे, उनको काट दिया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला कत्लेआम था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग अपने पुत्र को सौंप दिया, खिर्ज खां को। किसको सौंप दिया? खिर्ज खां को सौंप दिया। इसके अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिर्ज खां को सौंप दिया और इसका नाम कर दिया खिरजाबाद, ठीक है। और यहां से रावल शाखा का अंत हो जाता है। रावल शाखा का अंतिम शासक यही था, ठीक है। रावल शाखा इज कंप्लीट, रावल शाखा का अंत हो जाता है। तो बाद में ये राणा महाराणा कहां से आए सर? एक बारंभी बात बताऊंगा मैं ताने काल वीडियो को मैंने बताया था, मैं क्या बताया था बताऊं, देखो, ठीक है। यानी कि रावल रतन सिंह मारा जाता है, रावल शाखा कंप्लीट होगी। लेकिन मैं ताने एक बात बताई थी कि क्षेम सिंह और राहब दो भाई था, यह बात बताई थी मैं। ये करण सिंह का पुत्र था, रण सिंह कह दो चाहे करण सिंह कह दो, एक ही बात है। क्षेम सिंह और राहब दो भाई थे। किसके पुत्र थे ये? रण सिंह या फिर करण सिंह, एक ही बात है।
ठीक है, कोई फर्क कौन पड़ा, कौन पूछे एग्जाम के महीने। इस छेम सिंह ने तो आगे गुहिलवंश चलाया था और ये उपाधि लगाते थे रावल। और ये राहप है, ये सिसोदा गांव के अंदर चला गया था, ये चला गया था सिसोदा गांव के अंदर, और ये लगाते थे सिसोदिया, और इनकी उपाधि थी राणा। अब ये शाखा तो मतलब चलती रही, छेम सिंह के बाद में जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद में अपने तेज सिंह आएगा, तेज सिंह के बाद में अपने ये रावल रतन सिंह आया था। तो ये शाखा तो होगी फिनिश, यानी कि यह शाखा एकदम पूरी होगी। का मतलब आगे कोई शासक ही कौन बचा, सबने जोहर कर लिया, कुछ भी नहीं मिला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो यह शाखा तो होगी पूरी। बैक के बाद में इधर राहप है, ये राहप वाले बच्चे थे, ये उपाधि लगाते थे राणा, यानी राहप वाले बच्चे थे, ये सिसोदा गांव के अंदर चले गए थे और ये कहलाए थे सिसोदिया कहलाए थे, और इनकी उपाधि थी राणा। अब ये न्यूज चलेगी भाई। अब यहाँ पे क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार हुआ था खिलजी खां कि काफी दिनों तक तो खिलजा मतलब इसने खिलजी खां ने अधिकार किया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ये दुर्ग है वो मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? मालदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा को। इसी मालदेव सोनगरा को मुछला मालदेव भी कहते हैं, मालदेव सोनगरा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भैया थोड़े दिन तो आपके बेटे ने सौंपियो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, खिलजी खां को सौंपा और नाम खिलजाबाद कर दियो। के बाद में इस मालदेव सोनगरा को दे दिया था। सोनगरा यानी कि जालोर के जो सोनगरा चौहान हैं उनको सौंप दिया था। ठीक है, इसी मालदेव सोनगरा को कहते हैं मूछला मालदेव, यानी कहा कि मूछ बहुत बड़ी बड़ी थी तो वह खातर ने मूछला मालदेव। और इसी मालदेव सोनगरा का बेटा था बलदेव वो बनवीर सोनगरा। इस बनवीर सोनगरा को मानक बनवीर सोनगरा, इस बनवीर सोनगरा को मार के राणा हमीर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर कब्जा करेगा। तो अब आप अगलो शासक पढ़ांगा राणा हमीर। रावल रतन सिंह समझ में आयो, राणा हमीर और पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, टाइम है अपने कन। तो भाई छेम सिंह की जो शासक मतलब शाखा है या तो खत्म हो जावा है, रावल रतन सिंह इस मतलब फिनिश हो जावा बैंक के बाद में कोई शासक बच्चा को नहीं। लेकिन दूसरी शाखा अभी तक जिंदा है, आई गुहिल वंश की, यानी शाखा तो यही थी गुहिल वंश। रण सिंह और करण सिंह के दो बेटे थे, गुहिल वंश ही चल रहा है। लेकिन बैंक बाद में सिसोदिया शुरू हो जाऊंगा। राहब था, कल मैंने पढ़ाया था भाई, ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, कल वाली वीडियो को मैंने बता दी है मैं। ठीक है ना, तो राहब ने सिसोदा में जाके राज करने लगी, कहला सिसोदिया की उपाधि होगी राणा। तो अगलो शासक है ऐ सिसोदा की उपाधि से एक अगलो शासक उठा को राणा हमीर। ठीक है, तो राणा हमीर हो अगलो शासक बनेगो। और बैंक बाद में ये महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप सारा ऐ शाखा तक निकलना। ठीक है, यानी यह शाखा पूरी हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। अब चलेंगे अपन राहपवाड़ी पे। ठीक है भाई, चलो मैं मिटा दूंगा। ठीक है भाई, अब आप पढ़ांगा राणा हमीर, यानी कि गुहिल वंश के अंदर रावल शाखा पूरी हो चुकी है। अगला शासक है राणा हमीर। शासन काल है भाई 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि राणा हमीर ने बनवीर सोनगरा को मारा। किसको? बनवीर सोनगरा। ये जो बनवीर सोनगरा था ये मालदेव सोनगरा का बेटा था, यानी कि मालदेव सोनगरा का बेटा था बनवीर सोनगरा। इसको मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। किसने किया था? राणा हमीर ने। यानी कि राणा हमीर समझ गया था, क्योंकि भी उस समय खिलजी वंश है वो लगभग समाप्त हो चुका था। बैक के बाद में अब यानी दिल्ली से किसी की मत नहीं है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करेगा। तो बैक के बाद में राणा हमीर ने मौके का फायदा उठाया और मालदेव सोनगरा का बेटा था बनवीर सोनगरा, इसको मार देता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है। और इनका उपनाम है, उपनाम हमेशा पूछा जाओ, उपनाम थोड़ा याद रखियो। इनको क्या क्या कहा गया है? उपनाम इनको कहा गया है मेवाड़ का उद्धारक, यानी क्या? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक यानी कि जो मेवाड़ एकदम बुरी तरह डूब चुके थे, बैंक की दोबारा एकदम नींव उठाई थी। किसने उठाई थी? राणा हमीर ने। यानी कि देखो 1303 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, बैंक के बाद में 1326 ईस्वी के अंदर वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर रहा है। कौन कर रहा है? राणा हमीर। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? मेवाड़ का उद्धारक, यानी कि मेवाड़ का वापस उद्धार किया है। किसने किया है? राणा हमीर ने किया है। उपनाम पूछा जाने का, उपनाम याद रखियो। मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन, यानी विकट परिस्थिति में शेर के समान। मेवाड़ का उद्धारक हो गया विषम घाटी पंचानन। किसने कहा है? महाराणा कुंभा ने कहा है। किसमें कहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा है
किसको कहा है? राणा हमीर को कहा है। क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन। पंचानन का अर्थ होता है शेर, यानी कि विकट परिस्थिति में शेर के समान। यानी कि ये तो एकदम परिस्थिति थी को नहीं, मेवाड़ की परिस्थिति नहीं थी, फिर भी देखो इसने वापस मेवाड़ को उद्धार किया है। इसलिए महाराणा कुंभा ने कुंभलग्न परिस्थिति में इसको कहा है विषम घाटी पंचानन, यानी कि विकट परिस्थिति में शेर के समान। ठीक। रसिक पिरिया के अंदर महाराणा कुंभा ने इनको कहा है वीर राजा। किसमें कहा है? रसिक पिरिया में। रसिक पिरिया के अंदर महाराणा कुंभा ने इसी राणा हमीर को कहा है वीर राजा। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने भी इनको कहा है, क्या कहा है? प्रबल हिंदू राजा। भाई उपनाम तो याद रखने पड़ेंगे भाई। और पहला शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की थी राणा हमीर। राणा कह दो ची महाराणा कह दो, कोई फर्क कौन पड़े। यहाँ का महाराणा लगा दो ना तो भी यहाँ कोई बात को नहीं है। कई किताबों के अंदर महाराणा लिखे मिलो, कई के अंदर राणा लिखे मिलो, एक ही बात है। राणा हो ची महाराणा हो। अपा राणा प्रताप भी बोला और महाराणा प्रताप भी बोला, अपा राणा संगा भी कहा और महाराणा संगा भी कहा। कोई फर्क है कि? कोई भी फर्क को नहीं। अगर ते राणा प्रताप कह दोगा तो भी सही है और ते महाराणा प्रताप कह दोगा तो भी सही है। ठीक है। तो यानी कि पहला शासक जिसने राणा की उपाधि धारण करी थी, इससे पहले किसी के राणा नहीं आया। रावल जेतर सिंह है, रावल रतन सिंह था, ये रावल शाखा थी और ये है राणा शाखा। तो मेवाड़ बनवीर सोनग्रा को मारता ये मालदेव सोनग्रा का बेटा था। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। बनवीर सोनग्रा को मारकर ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। इसको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विकट परिस्थिति में शेर के समान वीर राजा कहा था कुंभा ने रसिक पिरिया में, और प्रबल हिंदू राजा कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। इसने एक मंदिर का निर्माण कराया था भाई, एक मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर का नाम था अन्नपूर्णा माता। ये वैसे लोग देवी देवता पढ़ेंगे, उनमें आप देवी पढ़ांगा जी ज्यादा विस्तार से आ जाओगे। अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी, आराध्य देवी कौन है? अन्नपूर्णा माता। इसको बरबरी माता भी कहते हैं। और मेवाड़ के शासकों की कुल देवी कौन है? बाण माता। बाण माता को मंदिर नागदा उदयपुर का माइन है। ठीक है भाई, अगर नहीं बताए तो कोई बात नहीं, अपने लोक देवी पढ़ांगा जी ज्यादा विस्तार से आ जाऊंगा। ठीक है। तो इसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, अन्नपूर्णा माता बरबरी माता की मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राणा हमीर ने कराया था। याद रहे वो। ठीक है। राणा हमीर की बस इतनी बात है। ये बस इनके उपनाम पूछा जाओ, ये थोड़ा ध्यान रखें। मेवाड़ का उद्धारक है विषम घाटी पंचानन ने विकट परिस्थिति में शेर के समान वीर राजा कहा है। रसिक पिरिया में महाराणा कुंभा ने कहा है, और विषम घाटी पंचानन है वो कुंभलगढ़ परिस्थिति में महाराणा कुंभा ने कहा है। प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड ने कहा एक मंदिर का निर्माण कराया था, अन्नपूर्णा माता की मंदिर का निर्माण कराया था। राणा हमीर की बस इतनी बातें हैं। वह के बाद में एक शासक है राणा छेम सिंह। छेम सिंह की भी कोई खास बात को नहीं, एक दासी पुत्र है चाचा और मेरा, जो बाद में राणा मोकल की हत्या कर देगा। तो इसकी कोई खास बातें नहीं, मत ध्यान में नहीं रखना यार, ज्यादा कंफ्यूज होगा फिर रहने देना। ठीक है। मैं बता दूं, कोई कौन पूछा है। यानी कि राणा मोकल की हत्या करेंगा राणा छेम सिंह का दासी पुत्र हा, जो अपने चाचा और मेरा। तो मैं राणा मोकल पढ़ाऊंगा जी, मैं थोड़ा सा बता दूंगा के बारे में। अगलो जो शासक है राणा लाखा। अब राणा लाखा पढ़ा तो थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि राणा लाखा तो किस्मत को धनी थो भाई। उसके समय बुढ़ापा का मायने शादी होगी। ठीक है। आंख समय चांदी की खान निकलेगी। अणक समय पिछू नामक चिड़ी मार बंजारे ने पिछोला झील को निर्माण करा दियो। मतलब राणा लाखा ने कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना आप ही सारा काम हो गया। तो यह बात खातर तो वो तो किस्मत को धनी थो। तो यह बात खातर राणा लाखा पढ़ा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो आज इतना खूब है, राणा मीर तक पढ़ लियो और राणा ने साथ साथ में रिवीजन करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।